तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा अनोखे नोटों की भी है। देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में गांधी जी की जगह अनुपम खेर की तस्वीर वाले नोटों से ठगी का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए के नकली नोट थे। आरोपों के मुताबिक जालसा सोनी 2 किलो 100 ग्राम सोना खरीदने के बहाने एक गहने के कारोबारी से डील की, लेकिन पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बजाय कैश में दिए और वो भी नकली। साथ ही बाकी रकम बाद में भेजने की बात कही, लेकिन सोना देने के बाद जब नोटों की जांच की गई तो पता चला कि ये नकली नोट है। फिर ज्वेलरी कंपनी ने इसकी पुलिस में शिकायत की। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी की छानबीन करते हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे अतुल को आखिरकार आईआईटी धनबाद में एडमिशन मिल सकेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी को ये निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हम एक ऐसे यंग टैलेंट को नहीं गंवा सकते। बताया गया कि शुरू में पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब पैसे का इंतजाम हुआ तो आखिरी समय में आईआईटी के पोर्टल पर दिक्कत आने लगी, जिससे वो फीस नहीं भर पाया। समय सीमा चूक जाने के बाद उसे अपनी सीट खोनी पड़ी। हालांकि फिर वो अदालत के दरवाजे पर पहुंचा, जहां उसे इंसाफ मिल गया। अतुल ने जेईई परीक्षा पास की, फिर उसे आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सीट मिली थी। यूपी के आगरा में सहायक पुलिस आयुक्त सुकन्या शर्मा ने पुलिस टीम का रिस्पांस टेस्ट लिया, जिसमें पुलिसकर्मी खरे उतरे। दरअसल उन्होंने खुद रात के समय सुनसान इलाके में पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम से मदद मांगी और बताया कि वो अकेली ही स्टेशन जाना है, लेकिन यहाँ डर लग रहा है। इसके बाद 15 मिनट में उनके पास पुलिसकर्मी पहुंच गए। सहायक पुलिस आयुक्त सुकन्या शर्मा के मुताबिक महिला सुरक्षा पर लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने 112 के कंट्रोल रूम पे कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने उनसे मदद मांगी एक सब पैसेंजर बनके, और उन्होंने मुझे फोन पे एश्योरेंस दी कि मैम आप अकेले हैं तो आप सुरक्षित जगह पे खड़े हो जाएं। और 9 मिनट 16 सेकंड के अंदर मुझे पीआरटी का रिस्पांस मिला था। पीआरटी मेरी मदद की, लेकिन क्योंकि एक टेस्ट ड्राइव था तो फिर मैंने उनका डायरेक्ट ये बता दिया कि मैं किसी भी विलेन क्राइम हूँ, ये बता के। बिहार के दरभंगा में बाढ़ के बीच कुछ टीचरों का एक वीडियो सामने आया। दरअसल ये टीचर कमर तक पानी भरने की वजह से सिर पर एग्जाम की कॉपी ले जाते नजर आए, यानी जान जोखिम में डालकर भी वो अपना फर्ज पूरा करने में जुटे दिखाई दिए। महाराष्ट्र सरकार का एक फैसला सुर्खियों में आ गया। दरअसल सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने का फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक के बाद यह ऐलान किया गया। सरकार ने गाय के दूध के अलावा गोबर और गोमूत्र के भी फायदे गिनाए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर सरकारी नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी से जुड़ी है। गुजरात के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के एक मामले में 4 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ठगों ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से करीब 3.5 करोड़ रुपए की वसूली की है। इसके अलावा पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि ठगों ने पीड़ितों का भरोसा जीतने के लिए गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया। ऐसे में जरूरी है कि सरकारी नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। एग्जाम किए बगैर ही सरकारी नौकरी देने वाले 4 लोगों को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया हुआ है। इन चारों की बात करें तो मुख्य आरोपी जलदीप समेत 3 लोग वकील हैं। शिकायत क्राइम ब्रांच के अंदर योगेश नाम के शख्स ने दायर करवाई है, जिसमें कहा गया है कि 3.50 करोड़ रुपए आरोपी की तरफ से 5 लोगों को नौकरी का गलत वायदा देकर वसूले गए हैं। पुलिस ने जब जांच की है तो चारों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो आरोपी है मुख्य जलदीप, उसकी ऑफिस से नकली स्टैंप के साथ नकली नियुक्ति पत्र भी बरामद किए हुए हैं। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए ये चारों इतने शातिर हैं कि बेरोजगारों को बड़ी ओहदे वाली सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का बारा न्यारा कर देते हैं। जब धीरे धीरे ये फरियादी उनकी गिरफ्त में मतलब उनकी साजिश में आता गया, तब उन्होंने ये भी बताया कि चलो भाई आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास आ ही गया है, तो आप हमारे पास और 4 जगहें खाली है, अगर आपके मित्र हैं कोई तो उनको भी बताइए, हम उनको भी मतलब इस तरह से सरकारी नौकरी सीधे तौर पे दिला देंगे।
हमारे पास डिप्टी मैनेजर जीएमडीसी में एक जगह वैकेंसी है, एक अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट में एक डिप्टी डायरेक्टर की जगह खाली है, और इस तरह से कई और मतलब सरकारी जो कचेरियां हैं उनकी मतलब रिक्त जगहों भरने की बात करके उन्होंने अपने जो दोस्त थे मतलब फरियादी के कुछ 5 जो दोस्त थे, वो चारों दोस्तों से उन्होंने पैसा लिया। गुजरात सरकार के तमाम बड़े पदों पर क्लास 1 अधिकारी के तौर पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर ये शातिर करीब 50 लोगों को चूना लगा चुके हैं और तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए हड़प चुके हैं। लेकिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इनकी साजिश का भंडाफोड़ कर उन्हें बेनकाब कर दिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स को ये फरियादी योगेश पटेल 2 दिन पहले मिले थे और उन्होंने बताया कि उनके और उनके मित्रों के साथ बड़ी साजिश के तहत काफी बड़ी मात्रा में उनके साथ मतलब चीटिंग हुआ है, और वो चीटिंग की कुल रकम जा रही है 3.5 करोड़ के आसपास। इस ठगी सिंडिकेट का भंडाफोड़ तब हुआ जब योगेश पटेल नाम के युवक ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को ये बताया कि ठगों ने न सिर्फ उनके साथ बल्कि उनके दोस्तों समेत करीब 3.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी जलदीप टेलर, हितेश सैनी, जितेंद्र प्रजापति और अंकित पांड्या को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। उस नौकरी के लिए जैसे क्लास 1 ऑफिसर की अगर नौकरी चाहिए आपको, तो आपको 2.25 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, और काम शुरू करने से पहले 1 करोड़, उसके बाद काम खत्म होने के बाद 2.25 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो शुरू में ये बात है दिसंबर 2022 की। शुरू में इन्होंने जो डाउन पेमेंट दिया उन्होंने 25 लाख का, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्होंने बोला कि आपकी डिप्टी कलेक्टर के तौर पे आपकी निमणूक होने वाली है, और उन्होंने जीपीएससी का एक जो पहले की एग्जाम में जो सही में जो एग्जाम हुई थी और उसमें जो उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे, और उनके साथ वो पूरे लेटर को उसमें एडिटिंग करके मॉफ करके उन्होंने इनका नाम भी अंदर डाल दिया और बताया कि आपका ऑर्डर है। पुलिस ने बताया कि इस ठगी का मास्टरमाइंड जलदीप खुद एडवोकेट है। शिकायतकर्ता योगेश की मुलाकात दिसंबर 2020 में एडवोकेट आरोपी जितेंद्र प्रजापति ने करवाई थी। इस दौरान जलदीप को पता चला था कि योगेश सरकारी नौकरी की तलाश में है। इसका फायदा उठाकर आरोपी जलदीप ने शिकायतकर्ता योगेश को बड़े अधिकारियों से अपनी जान पहचान होने का झांसा दिया और कहा कि वो उसे क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी दिला सकता है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर की नौकरी भी शामिल है। कुछ समय बीतने के बाद जब उन्होंने फिर से बात की कि आपके मेरा ऑर्डर का क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल आपका ऑर्डर तय है, अगर चाहिए तो आपको डिप्टी कलेक्टर मतलब डिप्टी डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट की भी जगह खाली है। धीरे धीरे करके उनको पूरा भरोसा दिलाने के लिए वो गांधीनगर ले जाते थे। गांधीनगर सचिवालय के बाहर जहां चाय की दुकान होती थी वहां पर बैठा के उनको बोलते थे कि मैं सचिवालय में जाके आता हूं, साहब से मिलके आता हूं, आप अपनी रकम तैयार रखिए, जैसे मुलाकात होगी सर से बात भी कराएंगे। और उस तरह से वहां से भी उन्होंने 25 लाख 20 लाख इस तरह से पैसा लेना शुरू किया। जब और ज्यादा भरोसा कराने के लिए किसी कथित एक मोढ़ा साहब के नाम से उनको फोन कराया गया कि वो मोढ़ा साहब जो है वो सचिवालय में क्लास 1 ऑफिसर है, और उनको बात करा कि ये जताया गया कि उन्होंने जो इनके साथ डील की हुई है उसके तहत उनको क्लास 1 ऑफिसर डिप्टी कलेक्टर की मतलब नौकरी मिलने वाली है, सरकारी नौकरी। पुलिस ने ये भी बताया कि रुपए देने के बाद जब शिकायतकर्ता योगेश को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला तो उसने आरोपी जलदीप पर दबाव बनाना शुरू किया। तो जलदीप ने हफ्ते भर में योगेश को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति पत्र मिल जाने का वादा किया। इसके बाद जलदीप ने योगेश को गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लेटर हेड पर सचिव के हस्ताक्षर के साथ एक फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर दिया, जिसमें 10 दिन के भीतर ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। ये जो पूरी घटना है उसमें जो ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें फरियादी योगेश पटेल की कहानी इस तरह से है कि योगेश पटेल इस जो पूरे इस कौभांड के मुख्य सूत्रधार है जलदीप टेलर, जो कि व्यवसाय के तौर पे वो वकील है और पत्रकार का भी काम करते हैं, और उनकी जो ऑफिस है वो मिर्जापुर अहमदाबाद कोर्ट के सामने एक कॉम्प्लेक्स में है, और वहां पर फरियादी जो टैक्सेशन का काम कर रहे थे तो उनको मिलने के लिए उनको अक्सर जाना होता था।
और योगेश पटेल को उनको पता था कि योगेश पटेल किसी न किसी नौकरी की तलाश में है, तो उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये चारों आरोपी सिर्फ योगेश ही नहीं बल्कि उसके कुछ दोस्तों से भी धोखाधड़ी कर चुके हैं। योगेश के दोस्तों को भी आरोपी जलदीप अपॉइंटमेंट लेटर दे चुका है और ज्वाइनिंग के लिए आनाकानी कर रहा था, जिससे पीड़ितों का शक गहराता जा रहा था और इसी शक ने आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चारों दोस्त जो थे वो एक अंकित पटेल को उन्होंने ऑफर दिया था जीएमडीसी के असिस्टेंट मैनेजर के लिए, प्रदीप शर्मा को डेप्यूटी कलेक्टर महसाना की पोस्ट के लिए, अतुल पटेल को जॉइंट डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए, और इस तरह से जिगर पटेल को भी जीएमडीसी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए पैसे लिया। तो कुल मिला के उन्होंने ये इनके मित्र फरियादी के और फरियादी के पास से कुल मिला के 3 करोड़ 50 लाख के आसपास की रकम उन्होंने ली है। ये जो पैसा दिया इन लोगों ने, तो उनके सामने उन्होंने सारी जिस तरह से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेटर हैं, अपॉइंटमेंट्स के, ट्रांसफर्स के, ऑफिस इश्यू करने के, वो सारे लेटर्स उन्होंने फेक बनाए, फेक स्टैम्प्स बनाए, जीपीएससी के लेटर्स फेक बनाए, गवर्नमेंट के कुछ लेटर्स उन्होंने फेक बनाए और इन पांचों को ये एहसास दिलाया कि उनकी नौकरी पक्की है और उन्होंने काफी मतलब इस तरह से पैसा किया। इन चारों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आरोपी अपॉइंटमेंट से ज्वाइनिंग लेटर तक फर्जी तरीके से तैयार करती थी, लेकिन इसे देखने पर किसी को शक नहीं होता था। यानी आरोपी फर्जीवाड़े में पूरी तरीके से माहिर थे और बड़ी ही सफाई से अपने काम को अंजाम दे रहे थे, लेकिन वो कानून के हाथों से बच नहीं सके। ऐसे में जरूरी है कि नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए खौर बजाएं। अहमदाबाद से तुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दर्ज किया है केस। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण में मंगलवार को मतदान होगा। इस दौरान 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर कुल 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने इस इलेक्शन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। तिरुपति प्रसाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि घी की जांच में खामियां मिली थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। वहीं अदालत ने कहा कि उसके पास जांच की लैब रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट ये कहती है कि ये सोयाबीन भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मछली का तेल ही था। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को फटकार लगाई कि अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दे दिए थे तो मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। साथ ही अदालत ने इस मामले में ये भी कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। अब गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट में ये बताना है कि राज्य सरकार की एसआईटी इस मामले की जांच के लिए पर्याप्त है या कोई और एजेंसी जांच करे। हिमाचल प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जवाबदेह हैं। इससे पहले संजय अवस्थी ने विक्रमादित्य सिंह को बड़ी जिम्मेदारी के मुताबिक बयान देने की सलाह दी थी। वैसे विक्रमादित्य ने ये भी कहा कि उनका दिल्ली जाने का जो कार्यक्रम था वो पहले से निर्धारित था। ऐसी खबरें चल रही थी कि उन्हें दिल्ली समन किया गया था, ऐसा नहीं था। एयर मार्शल एपी सिंह नए वायुसेना प्रमुख बन गए। उन्होंने दिल्ली में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के रिटायर होने के बाद एयर मार्शल एपी सिंह को जिम्मा मिला। अभी तक वो वायुसेना के उप प्रमुख के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्हें 5000 से ज्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव है। हिमाचल प्रदेश के संजौली के बाद कुल्लू में भी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने वहां की एक मस्जिद के हिस्से को अवैध बताया और इसे हटाने की मांग उठाई। इस मौके पर वहां प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देश में जब जब चुनाव होते हैं तब तब नेताओं की भाषा अमर्यादित हो जाती है। नेता मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। एक ऐसा ही बयान जम्मू कश्मीर के जसरोटा में चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से इसे जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। अब खड़गे के इस बयान के बाद चुनावी माहौल में सियासी संग्राम छिड़ गया है।
बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस और खड़गे का मन नफरत से भरा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी नेता बेमतलब की बात करते हैं। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। सियासत में कुर्सी पाने और हटाने के बीच इस कदर मरने जीने की कस्में खाई जाने लगेंगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सबसे बुजुर्ग नेताओं में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के बिलावर में रविवार को चुनाव के तीसरे और आखिरी फेज का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। भाषण के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। मंच पर मौजूद नेताओं ने उन्हें संभाला, लेकिन माइक थामते ही खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेकर जो बोला, उसे लेकर बवाल मच गया। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। खड़गे की तबीयत बिगड़ने की खबर जब प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची तो उन्होंने फोन पर उनका हालचाल जाना, लेकिन तब तक खड़गे का मोदी पर दिया ये बयान सियासी तूफान बन चुका था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके दुख, अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। अपनी कटुता का परिचय देते हुए उन्होंने बिना मतलब के प्रधानमंत्री मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वे हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। हालांकि अमित शाह ने खड़गे के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आगे लिखा, जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष के स्वास्थ्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि वे दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। वे 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखने के लिए जीवित रहें। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे, कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। जो हमारे गृह मंत्री कहते हैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बिना मतलब के बातें करते रहते हैं वो। तो अगर वो कुछ गंभीर बातें बोले उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ, उस पर मैं कुछ कह सकता हूँ, पर ऐसे बोलना, और मैं समझता हूँ जो खड़गे जी थोड़ा बीमार पड़ गए, उनको इलाज करना पड़ा, पर अभी ठीक हो गए हैं। हमारे गृह मंत्री को अपने काम पर और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मणिपुर में ध्यान देना चाहिए। वंदे चुनावी समर के बीच बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। यही वजह है कि जुबानी हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि खड़गे का मन नफरत से भरा है, तो कांग्रेस ने पलटवार किया कि मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत है। खड़गे जी के मन में कितना नफरत भरा है मोदी जी के लिए। अभी मोदी जी ने इनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। हम लोग भी प्रार्थना करें खड़गे जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए।
लेकिन वो तो मोदी जी के अंत की कामना कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा कांग्रेस की नकारात्मकता का, उसकी नफरत का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। ये चाहे जितनी भी नरेंद्र मोदी जी के अंत की कामना करें, इस देश के लोग उनके साथ हैं। कांग्रेस की ये निगेटिविटी उनको कहीं की नहीं छोड़ेगी, ये मेरा विश्वास। ये बताता है कि हम हमेशा भले बीमार हों या स्वस्थ हों देश के बारे में सोचते हैं। मोदी से नफरत नहीं है, देश से मोहब्बत है। और क्योंकि देश से मोहब्बत है, इस देश को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चंगुल से निकालना हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। इसमें कोई गलत बात नहीं। हम तो बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को कि हमें इतना अच्छा लक्ष्य मिला। अमित शाह जी डिस्टेस्टफुल शब्द समझ गए, स्पेलिंग भी आ गई, मीनिंग भी आ गया, तो हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की, नेताओं की जुबान थोड़ी काबू आएगी और टेस्टफुल रिमार्क्स करने लग जाएंगे। सहयोगी दल भी मुख्य पार्टियों की लाइन पर ही चल रहे हैं, जो जिधर हैं उधर का पक्ष ले रहे हैं। मैं खड़गे जी के बयान से सहमत नहीं हूं। उनका बयान निराशाओं से और विद्वेषता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए उनको इस तरह की कसम धर्म नहीं खानी चाहिए। ये राजनीति है, ये विचारों की विभिन्नता है। ये आदरणीय खड़गे जी का आत्मविश्वास है, ये जो इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, जो उनमें काम करने की अभी भी क्षमता है, ऊर्जा है, ये उनके वक्तव्य से दिख रहा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के तीसरे और आखिरी चरण के लिए कल यानी 1 अक्टूबर को 40 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 1272 अंक लौटाकर 84,300 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 368 अंक फिसला, ये 25,811 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। लगातार तेजी के बाद सोमवार को सोने की कीमतें स्थिर हो गईं। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं रहा। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत अब भी 78,300 रुपए पर स्थिर बनी हुई है। हालांकि चांदी की कीमतों में 2,000 रुपए की गिरावट आई। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 92,500 रुपए हो गई है। बाइक बनाने वाली भारतीय कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपनी कुछ मोटरसाइकिलों को दुनिया भर के बाजार से वापस बुलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2022 और मार्च 2023 के बीच बनी मोटरसाइकिलों में खराब रिफ्लेक्टर लगे हैं, जिससे राइडर की सेफ्टी को खतरा हो सकता है। ऐसे में कंपनी ने नवंबर 2022 और मार्च 2023 के बीच बनी मोटरसाइकिलों के लिए ये ग्लोबल रिकॉल जारी किया है। कंपनी के मुताबिक इन मोटरसाइकिलों के रिफ्लेक्टर फ्री में बदले जाएंगे। फ्रांस की कार बनाने वाली कंपनी सिट्रॉन इंडिया ने अपनी C3 एयरक्रॉस SUV का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। कंपनी ने इस नई कार को नया लुक दिया है, साथ ही इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़े हैं। इसकी शुरुआती कीमत करीब 8.5 लाख रुपए रखी गई है। कार की बुकिंग्स शुरू हो गई है। इसकी डिलीवरी 8 अक्टूबर से की जाएगी। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उत्तर प्रदेश के एक वीडियो की। सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो बनाने के लिए लोगों में अलग अलग तरह की सनक देखने को मिलती है। इस सनक में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक वायरल वीडियो, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। इस वीडियो में एक लड़का हाईवे पर लगे करीब 10 मीटर ऊंचे साइन बोर्ड पर पुल अप करता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो अमेठी में नेशनल हाईवे नंबर 931 का है। इस वीडियो में एक दूसरा लड़का साइन बोर्ड के खंभे की तरफ बैठा नजर आ रहा है। इस वीडियो को सचिन नाम के एक यूजर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। अमेठी पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। पुलिस ने कहा है कि इस वीडियो की जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक इन लड़कों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि एक रील बनाने के लिए इस तरह की सनक कैसे सवार हो जाती है, जिसमें ना कानून का डर रहता है और ना ही जान जाने की परवाह। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
ये बताएं, जो रील बनाई जा रही, रील देखा जा रहा है कि अलग अलग तरीके से रील बन रही है, कभी रेलवे पे, कोई ट्रैक पे बना रहा है, कोई हाईवे बना रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये बेशक ही बहुत ही गलत बात है। जो भी रील बनाई जाए, हमारा कहना है कि उस पे जो है आप लोग कोई भी रील बनाइए, पोस्ट बनाइए, उससे सामाजिक एक संदेश जाए, ना कि ऊट पटांग लोग हरकतें करें। अगर किया भी जाए तो सामाजिक स्तर पर एक संदेश जाए कि अच्छा करने का प्रयास किया जाए। हमने भी देखा था 1-2 वीडियो ऐसे हैं जो शरीर के ऊपर बहुत दुर्घटना भी हो जा रही हैं। ऐसे नहीं बनाना चाहिए लोगों को कि ताकि नुकसान पहुंचे। और रील अगर बनाना ही है तो अपने घरों में बनाएं और अच्छी जगह देखकर बनाएं कि जहां कर दुर्घटना भी ना हो और सेफ रहे आदमी। और बनाइए रील बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, मगर अच्छी जगह देख के बनाएं। सड़क पर हुआ, जैसे बहुत लोग हैं सड़क के आगे आके बना लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मोबाइल ही देखते रहते हैं, रील के चक्कर में दुर्घटना हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मोटिवेशनल होना चाहिए, समाज को प्रेरित करने वाले होना चाहिए। ऐसा ना करें कि दुर्घटनाएं हो जिससे नुकसान हो। और लोग जिस तरह से रील बना रहे हैं, कंटेंट जो बना रहे हैं, ट्रेन पे, मेट्रो पे अश्लीलता फैला रहे हैं, बहुत ही गलत है। इस पर प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं, इससे जो है समाज में और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए गलत मैसेज आ रहा है। ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे जो है बच्चे भी इससे ज्ञान लें और हम लोग भी जान लें। अश्लीलता नहीं फैलानी चाहिए। रील को उस दायरे में बनाना चाहिए जिससे पब्लिक और उसमें सब लोग खुश रहें। वैसे नहीं बनाना चाहिए जिससे लोग पब्लिक और पूरे समाज ये भड़का रहे। सुनीता विलियम्स को लेने स्पेसक्राफ्ट पहुंचा ISS। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर यानी मंगलवार से खास नियम लागू करेगी। दरअसल मोबाइल कंपनियों को SMS में वो लिंक या URL ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं जो व्हाइट लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इसके जरिए लोगों को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने को लेकर अच्छी खबर आई। दरअसल सुनीता को अंतरिक्ष से वापस लाने वाला स्पेसक्राफ्ट क्रू 9 ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। ये स्पेसक्राफ्ट एलन मस्क की कंपनी SpaceX का है। इसमें 2 यात्री और गए हैं जबकि 2 सीटें खाली छोड़ी गई हैं। इस स्पेसक्राफ्ट के वहां पहुंचने पर सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने इसका जोरदार स्वागत किया। नासा ने स्पेस स्टेशन पर फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस धरती पर लाने के लिए SpaceX से समझौता किया था। कहा जा रहा है कि अब इनकी वापसी अगले 7 फरवरी को होगी। दिल्ली में तकनीक के पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इसका नाम युवा रोजगार मेला रखा गया, जहां 16 कंपनियों ने 1000 से ज्यादा नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। सरकार के सहयोग से आयोजित इस जॉब फेयर में 1300 से अधिक पूर्व और मौजूदा छात्रों ने रजिस्टर करवाया था। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।